हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बाइट-सेवर्ट लॉ को। देखो बाइट-सेवर्ट लॉ क्या है तो समझते हैं। ये लॉ यूज़ किया जाता है अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, ठीक है। मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है कि जहाँ जहाँ करंट होगा कंडक्टर के अंदर, उसके सराउंडिंग में, उसके अराउंड जस्ट लाइक कर्ल ऑफ फिंगर, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन किस पॉइंट पे कितना होता है, इसके लिए मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करनी है, ठीक है। फिर से समझेंगे। पहले डेफिनेशन लिखता हूं मैं। दिस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट magnetic field at any point around current carrying conductor। सिंपल है भाई। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा बाइट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। समझिए फिर से। लेट सपोज मेरे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें मैंने लगा दिया करंट। अब देखो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, इसके सराउंडिंग में हर एक पॉइंट पे आपको कहीं ना कहीं, ये जितने भी पॉइंट्स लगा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है भाई, होता है। और ये इसको एक्सपेरिमेंटली ऑस्टेड ने प्रूफ किया हुआ है, हेंस ऑस्टेड ने। अब मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव कर रही है जिससे मैं ये बताऊंगा किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे निकालना, अगर इस पॉइंट पे निकालना है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना, अगर मुझे ये चीज़ कैलकुलेट करनी है तो मुझे एक मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए। अब उसी को हम डिराइव करेंगे, ठीक है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, ठीक है जी। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ऑफ एनी शेप, ठीक। इस पे करंट आ गई जी आई करंट, ठीक है। इस कंडक्टर में करंट है आई। तो लेट सपोज मैं इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट मैंने डिसाइड किया, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी। तो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा। देखो एक चीज और, जितना ये पॉइंट कंडक्टर के पास होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना ये पॉइंट कंडक्टर से दूर जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन होता है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो लेट अस सपोज मैं यहाँ से कुछ लेंथ ले लेता हूँ dl। ये आगे मेरे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखो फिजिक्स का एक रूल है, अगर आपको कोई भी टोटल चीज कैलकुलेट करनी हो, आपको अगर होल वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप स्मॉल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल वैल्यू मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं। जब डिफरेंशिएशन से आपको स्मॉल वैल्यू का रिजल्ट मिलेगा, फिर हम उसी को इंटीग्रेट करके टोटल वैल्यू का रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। तो वही हमने स्ट्रेटेजी यहाँ अप्लाई करनी है। इसकी लेंथ तो जितनी मर्जी हो, लेकिन मुझे छोटा सा टुकड़ा चाहिए, ठीक है। ये आ गया छोटा टुकड़ा, छोटी लेंथ, जिसको मैंने डीएल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ से डिस्टेंस तो होगा ना, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, कुछ तो होगा। वो डिस्टेंस मैंने ले लिया r, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो r वेक्टर भी डाल सकते हो, ठीक है। और ये होगा एंगल, dl और r के बीच जो एंगल होगा वो होगा थीटा। अब देखो आप बोल सकते हो भाई एंगल तो यहाँ पे भी बनता है, तो मैंने ऊपर वाला क्यों लिया। आपको हमेशा स्मॉलर एंगल लेना है क्या, तो इन दोनों में स्मॉलर एंगल कौन सा है, ये वाला, इसी को मैं थीटा मानूंगा। करंट कितना आ गया, आई करंट इसमें आ गया, ठीक है। करंट तो चेंज नहीं होगा, जितना करंट बैटरी से अप्लाई करके इसको यहाँ से लगा दिया वो तो सेम ही रहेगा, वो तो करंट चेंज नहीं कर सकते हम। ऐसा नहीं है पहले 1 एम्पियर फिर 20 एम्पियर, वेरिएबल करंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। एक चीज और, मैं इसकी डायरेक्शन भी बता देता हूँ आपको। सारी चीजें इसी डायग्राम में कवर करके एक बार लिखेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। करंट का डायरेक्शन है अपवर्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर से अंदर, यहाँ से बाहर। तो इसके अराउंड अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा, ठीक है।
अब यहाँ से करंट इनवर्ड जा रहा है, यहाँ से करंट आउटवर्ड आ रहा है। देखो मेरे सर्कल का डायरेक्शन देखो, ये जो मैं लगा रहा हूँ, तो ऐसे ही तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सर्कुलर में होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है, तो मैंने एक सर्कल लिया। इसका मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, इधर कहीं से बाहर आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया। क्रॉस का मतलब क्या हुआ, इनसाइड प्लेन। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, ये मैं लगा देता हूँ, वो होगा dB और होगा इनसाइड प्लेन। अब B से लिखते हैं मैग्नेटिक को, मैंने dB क्यों लिखा, B भी तो लिख सकता था। dB की एक वजह है, अगर मैंने लेंथ स्मॉल ली है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड भी तो स्मॉल ही आएगा ना। लेंथ अगर कंप्लीट लूंगा फिर मैग्नेटिक फील्ड B आएगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इनसाइड प्लेन। दिख ये बोर्ड के ऊपर दिखा आपको इस डायरेक्शन में रहा है, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये इनसाइड बोर्ड है। अब इनसाइड डायरेक्शन को मैं डॉटेड से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, बस इसी को आप मैथमेटिकल फॉर्म में डिराइव करके लिख देंगे, ठीक है। देखो कंसीडर अ कंडक्टर, जो यहाँ पे थोड़ा कुछ आपने जो लिखा इसको थोड़ा सा यहाँ डिफाइन कर देते हैं। देखो कंसीडर अ कंडक्टर कैरिंग करंट आई। कंडक्टर ले लो जिसमें कितना करंट है, आई, ठीक है। लेट P बी द पॉइंट, सीधा लिखते हैं, P क्या मेरे पास पॉइंट है, एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, तो P वो पॉइंट है जहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। एंड थीटा जो आ गया मेरे पास, ये एंगल आ गया किसके बीच, DL एंड R के बीच में। DL और R में कितना एंगल आ गया मेरे पास, थीटा। और ये एंगल स्मॉलर होना चाहिए, ना कि लार्जर वाला नहीं होना चाहिए। दोनों में से जो स्मॉलर एंगल होगा वही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, बस सिंपल। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट P डिपेंड्स अपॉन, तो ये किस पे डिपेंड करता है, वो सारी बातें यहां लिखनी पड़ेगी। नंबर 1, देखो जी P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है हमारे पास करंट कितना है। जितना बैटरी से ज्यादा करंट आएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा बच्चों। चलो जी, तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, इज डिपेंड्स अपॉन आई। डायरेक्टली है तो डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जितना करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड कम। तो मैंने डायरेक्टली आगे ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। सेकंड, लेंथ ऑफ कंडक्टर DL पे, जितना ये लेंथ ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे ज्यादा होगा। कंडक्टर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और साइन थीटा पे भी तो डिपेंड करता है। साइन थीटा 0 to 90 जाओ तो वैल्यू इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो अब ये मैंने बोला स्मॉलर एंगल है, दोनों एंगल्स का सम होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन मान के चलूं 180 होगा ना। अगर इन दोनों का सम 180 होगा तो नेचुरल सी बात है, अगर ये एंगल स्मॉलर हुआ तो ये 90 से कम ही होगा। तो आप 90 और 0 के बीच में साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है। 0 से लेकर 90 के बीच साइन का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज। साइन का वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब साइन का वैल्यू पॉजिटिव आता है। जैसे साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो 0 से 1 जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो वैल्यू इंक्रीज करेगी तो मतलब अगर वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी ये केस है, ठीक है। तो वैल्यू जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो भी ज्यादा आएगा। एंड लास्ट इज 1/r², ये इनवर्सली, और इनवर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। 1/r², ये r² क्यों लिखा, इसका आप जो है जो वेरीफाई कर सकते हो, केपलर ने हमें बताया था ग्रेविटेशन के लॉ में कि क्यों हम 1/r² लेते हैं, ठीक है ना। तो वहीं से हम रिजल्ट इसको यहाँ पे किसी भी कूलम्स लॉ हो, ग्रेविटेशन को अगर आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करते हो, कूलम्स लॉ फाइंड करो तो 1/r² लिखा जाता है। तो ये 1/r² के बारे में केपलर ने बताया, तो इसलिए हम सिर्फ r नहीं लिखते, r² लिखते हैं। अगर इन्हीं सारी वैल्यूज को मैं कंबाइन कर दूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों मेरे पास, देखिए
फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सबको आपस में कंबाइन कर दो, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो स्मॉल लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा, ये लो जी डीबी से लिख देता हूँ इसको, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, लास्ट में वेक्टर भी लिख देंगे, किसके बराबर होता है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के भी, डायरेक्टली डिपेंड करता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी, ये भी डायरेक्टली का केस है, ठीक है ना, इस पे भी डायरेक्टली, ये बोल दिया हुआ है, अंडरस्टूड है ये, तो इस पे भी डायरेक्टली होता है, साइन पे भी, साइन थीटा इनवर्सली सिर्फ डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, भाई ये तो अंडरस्टूड है, भाई जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना मैग्नेटिक इफेक्ट उस पॉइंट पे ज्यादा होगा, ठीक है। ये लो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर मैं लगा सकता हूं यहाँ पे कांस्टेंट dB इज इक्वल टू के आई dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गया। अब ये जो k है कांस्टेंट, और इसको बोलेंगे क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या इसका वैल्यू भी होता है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। इसको थोड़ा मैं यहां से मिटाता हूं, थोड़ा वहां पे, अब इसको लिखेंगे, सिंप्लीफाई यहां करेंगे, यहां तक तो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था, अब मेरा वर्क यहां पे आएगा। के कांस्टेंट है एंड जो के का वैल्यू होगा, क्या के का जो वैल्यू होगा वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना, आर लिख लो यहाँ पे, आर डीबी मेरे पास आ जाएगा के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये के की वैल्यू है, ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू नॉट क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, साथ में है आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यू आ गया डीबी का। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसका वैल्यू पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो मैंने के लिखा, वेयर ये जो के है ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के इक्वल, ठीक है। अब ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10⁻⁻7, तो टेस्ला है तो 1 टेस्ला बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर की, टेस्ला की जगह आएगा वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, 1 मीटर मीटर कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा वेबर पर मीटर पर एम्पियर, ठीक है ना। ये समझ लो मैंने क्या बोला, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं भाई। तो जो 1 टेस्ला होता है वो बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के, बस यहाँ टेस्ला की जगह मैंने वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा, मीटर स्क्वायर का 1 मीटर नीचे से 1 ऊपर से कट हो गया, डिनोमिनेटर मीटर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया के का वैल्यू। इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, हाँ, एंड अब ये जो म्यू नॉट है यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैंने लिखा म्यू नॉट, ये आ गई मेरे पास एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है, कि भाई मीडियम कितना परमिट कर रहा है फोर्स लगाने के लिए, तो वो हो गया रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, परमिशन देना किसी चीज को, यू आर परमिएबल मतलब आप आओ फोर्स लगाओ। अब ये मीडियम पे तो डिपेंड करता है ना, ये वैक्यूम में है या एयर में है, तो ये जो जितनी बातें हमने लिखी है वैक्यूम और एयर के हिसाब से की है, ठीक है ना, इन वैक्यूम, वैक्यूम या फिर एयर ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं है, बस हो चुका हमारा रिजल्ट। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अब समझना यहाँ पे जो मेरा मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाला है, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, भाई इसी चीज को मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं, वेक्टर फॉर्म भी तो बतानी पड़ेगी ना अब। तो वेक्टर फॉर्म में मैं क्या करूंगा भाई साहब,
डीबी के ऊपर डालूंगा एरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बोला ना इसका डायरेक्शन इनसाइड प्लेन है, तो डायरेक्शन तो है ना। देखिए अब डीबी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर है तो बनाओ पार भी वेक्टर। ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। आपको पता है जब साइन कंपोनेंट होता है तो वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। साइन कंपोनेंट कहाँ लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर यहाँ होता कॉस तो मैं लगाता डॉट, मेरा आ रहा है साइन थीटा, तो साइन को मैं रिमूव करूंगा तो मुझे क्रॉस डालना पड़ेगा। डाल दिया जी क्रॉस। लेंथ का भी डायरेक्शन होगा, इधर से इधर या ऊपर से नीचे। अब प्रॉब्लम ये आ गई, चलो देखो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, अरे अब न्यूमिनेटर में इसका क्रॉस किसके साथ करूं। देखो ना, एक चीज समझना मेरी बात, लेफ्ट साइड में वेक्टर है, राइट में मुझे वेक्टर नजर नहीं आ रहा, तो वेक्टर बनाओ तो किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। तो हम एक यूनिट वेक्टर लेंगे जो आर की डायरेक्शन में होगा, आर कैप। ठीक है, देख लो फिर समझना ये चीज। साइन को मैंने हटाया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अरे करंट तो वेक्टर होती नहीं, मैं इस पे तो एरो डाल नहीं सकता, आर तो डिनोमिनेटर में, मुझे न्यूमिनेटर में चाहिए इसके साथ कोई क्वांटिटी। जिस साइन को हटाकर, साइन को हटा दिया, डीएल के आगे कुछ भी नहीं बचा, तो फिर मैं वेक्टर कैसे लिखूं। तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा एरो। अब देखो राइट साइड में भी वेक्टर आ गया, लेफ्ट भी आ गया, तो वेक्टर के हिसाब से इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। तो मैंने लिख दिया इसको वेक्टर फॉर्म में, लेकिन ये कहीं जच नहीं रहा है, इसकी कोई फील नहीं आ रही है। क्यों, वजह क्या है, यहाँ मैंने एरो रखा है, यहाँ मैंने कैप रखी है, एरो कैप इकट्ठा, क्या मजा आ रहा है, कुछ भी नहीं। चलो आगे फिर खिंचो गड्डी। डीबी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस। अब मेरे पास है यूनिट वेक्टर, तो भैया जी यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सिंपल यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन लगा दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब मैं आर यूनिट वेक्टर की जगह लिखूंगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। यहाँ आएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय, एक आर तो इसी के डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ आर स्क्वायर ऑलरेडी था, तो आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर आर इंटू आर, आर क्यूब। तो ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। यही तो मैं कैलकुलेट कर रहा था, यही तो हम आए थे। हुन अगे देखो कहानी की बंदी है, अब आगे की कहानी देखते हैं अब क्या होती है। ठीक है जी, चलो जी आगे देखिए। अब डीबी के ऊपर मैंने वेक्टर डाल दिया, तो डीबी का वेक्टर, अगर डीबी वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा। तो अभी मैंने बोला किस साइड होगा, इनसाइड प्लेन, रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। क्रॉस जहां भी लग गया समझ जाना इनसाइड प्लेन। डॉट कहीं नजर आ जाए तो आउटसाइड प्लेन। डॉट मीन्स आउटसाइड, क्रॉस मीन्स इनसाइड। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया क्योंकि मैंने, फिर से समझा देता हूँ, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मेरी ये फिंगर्स इनवर्ड हैं, बोर्ड के अंदर पड़ रही है ऐसे, इसीलिए बोल रहा हूँ इनवर्ड है। ठीक है जी, हाँ बच्चे तो सारे अच्छे हैं आप। अब देखो इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज इनसाइड प्लेन। इनसाइड प्लेन मतलब क्रॉस लगा दिया तो मतलब बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इसका, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, मैंने एक लेके बात की ना, क्योंकि एक पे ही तो हम सारा सिस्टम चेक करते हैं भाई। ठीक है, हाँ ये मैंने निकाला स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अब कहानी देखो, मैंने निकाला यहाँ पे डीबी का वैल्यू, तो डीबी का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल निकाला, डीएल लेंथ का निकाला ना। डीएल तो इतनी है भाई, मैंने तो पूरे कंडक्टर का कैलकुलेट करना है। मैंने क्या करना है, पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे चेक करना है। डीबी तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हुआ, डीबी हुआ बस इतने से कंडक्टर की बात की मैंने, लेकिन मुझे करनी है पूरी कंडक्टर की बात। जब पूरे कंडक्टर की करनी है तो मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट।
इसी को इंटीग्रेट करूंगा, डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, बी मतलब डीबी का अगर मैं इंटीग्रल करता हूँ डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल हो गया, बी ही बचता, भाई कुछ नहीं बचता है। अब इंटीग्रेशन आनी चाहिए, तो बस बाकी रिजल्ट वही है, पार आएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये लो जी, हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ये होगा हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू होल कंडक्टर। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। तो मेरे पास एक सर्कुलर लूप होगा, तो उसकी वजह से उसके आसपास किसी भी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, अब वो चेक करेंगे। देखिए लेट अस सपोज ये आ गया मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल, ठीक है, ये मैंने एक सर्कुलर कॉइल ले लिया, ठीक। तो इस पे मान लो यहाँ से करंट इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, लूप है ना, करंट लगाया या बैटरी वगैरह लगा सकते हो, इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। मतलब कहाँ है बैटरी वगैरह वो देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये कंसीडर करना है इस लूप में करंट है, इस लूप में करंट है, इस इधर से इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे करंट लगा देगा, आई क्या आ गया करंट। तो मेरे पास एक लूप है, लूप में मैंने क्या लगा दिया करंट, कितना करंट, आई करंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। ये अब इस करंट कैरिंग लूप की वजह से मैं मान लो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ले लेता हूं P, इस पॉइंट पे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड। एक सर्कुलर लूप है, सर्कल है भाई, आपको लगेगा ये ऐसे बनाया है, 3 डायमेंशनली ऐसे होगा, ठीक है ना, 3 डायमेंशनली ये सर्कल कैसा है, ऐसा है। अब बोर्ड में तो थोड़ा ऐसा ही नजर आएगा ना, लूप में मैं इसलिए ले रहा हूं इसको। तो इसका जो डिस्टेंस है लूप से, यहां से लेकर इस पॉइंट का कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा ना, वो हम ले लेंगे x, कितना, वो आ गया x हमारे पास। अब देखिए अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे अगर कैलकुलेट करना है, इस पूरे लूप का करना है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही पहले बात बोली थी कि भैया जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कोई भी चीज टोटल कैलकुलेट करनी है किसी पॉइंट पे, तो सबसे पहले आप स्मॉल पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड चेक करोगे। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज हम प्रेशर कुकर में चावल बनाते हैं, तो जब चावल पक जाएंगे तो एक दाना चेक करेंगे कि सारे चावल ऐसे ऐसे करके चेक करेंगे, एक दाने को चेक करेंगे। जब हम एक ग्रेन को चेक करते हैं, हाँ जी पक गया, फिर हम, ये हो गया डिफ्रेंसिएशन, एक दाना पक गया मतलब डिफ्रेंसिएशन। अब वो सारे दाने पक गए मतलब सारे चावल पक गए, इसको कहते हैं इंटीग्रेट करना, क्योंकि एक दाने से अंदाजा लग जाता है कि सारे पक गए होंगे। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। टोटल लूप का डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं निकलता, फिजिक्स में कहीं भी आपको डायरेक्ट वैल्यू टोटल निकालनी है, आप नहीं निकालते, आप सबसे पहले स्मॉल पोर्शन की वैल्यू चेक करते हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये इतना सा ये लेंथ ले लेता हूँ dl, ठीक है ना, इसको xy नाम दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्मॉल लेंथ है। इस dl की वजह से यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड है पहले मैं ये चेक करूंगा, फिर एक मैं यहाँ पे भी लूंगा। अब इसको लेने की वजह क्या है, इसको x डैश y डैश भी बोल सकते हो, ये भी dl होगा, ये भी तो छोटा टुकड़ा है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मैंने दो क्यों लिए, देखो आमने सामने दो आ रहे हैं, तो दोनों का यहाँ पे चेक होगा। अगर आप यहाँ लेते तो यहाँ लेते, अगर यहाँ से टुकड़ा लोगे तो उसके सामने लेना पड़ेगा। तो क्या वजह है आगे भी आपको पता चल जाएगा। चलो जी, अब dl जो है यहाँ से इसका डिस्टेंस यहाँ तक हम ले लेते हैं r, कितना जी r। इस लेंथ से इस p पॉइंट का डिस्टेंस कितना है r। सिमिलरली यहां से यहां का डिस्टेंस भी तो r ही होगा ना, r हो गया। अगर ये सर्कुलर लूप है तो इसका कुछ रेडियस भी होगा, रेडियस ले लो a आ गया लूप का रेडियस। भैया सिंपल मैथमेटिक्स है, समझना पड़ेगा, ठीक है। ये लूप का रेडियस आ गया a मेरे पास। अब देखिए ये a है, ये x है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो ये r किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर है चीज इस ट्राइंगल में। और एक चीज, इस r का और इस dl का
DL का और R का जो एंगल बन रहा है ना वो 90 होगा। अब आप बोलोगे ये क्या कर रही है सर, इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ से एक एग्जांपल देता हूँ, समझना है। देखिए लेट सपोज मेरे पास लूप है इस टाइप का, ये मेरे पास लूप है सर्कुलर। अब देखो मैंने ये लिया R, ये डिस्टेंस कितना है R, सेम चीज कहानी यहाँ चल रही है भैया, ये डिस्टेंस R बोल रहा हूँ मैं। इस R का, इस लूप की आप स्मॉलर लेंथ कोई भी ले लो, ये टुकड़ा ले लो, इस R में, ठीक है, और इस रिंग में कितना एंगल बन रहा है, ये वाला 90। आप चाहे इसको ऐसे रखो, ऐसे करो, जितना मर्जी इसको घुमा लो, अगर आप ऐसे भी चेक करोगे ना, अगर ऐसे, तो भी इस रिंग के साथ इस पेंसिल का एंगल कितना बन रहा है 90। ऐसे रखेंगे तो कितना एंगल बनेगा 90। तो मैं उस आर का और वो जो डीएल मैंने लेंथ ली है ऐसे, उसका एंगल 90 रिप्रेजेंट कर रहा हूं। समझ गए ये चीज? ठीक है जी, इसको पहन लेते हैं वापिस। ठीक है, तो तभी मैंने बोला ये 90 है। अब ये जो फिगर है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है ये 3 डायमेंशनल, लेकिन बनानी 2 डायमेंशनली पड़ रही है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ब्रॉडली। ठीक है, अब देखो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, अब समझना डीएल आ गया, ये डीएल ऐसे, मान लो डीएल में करंट है इस डायरेक्शन में, तो थंब रूल मेरा ये लग जाएगा इस डायरेक्शन में। देखो ना, डीएल में करंट जा रहा है, या आप ऐसे भी मान सकते हो, ये लूप ऐसे है तो डीएल में करंट होगा मेरी थंब की डायरेक्शन में। कहाँ, ये डीएल ले लिया, ये टुकड़ा है डीएल, ठीक है, तो थंब की डायरेक्शन में क्या आ गया यहाँ पे मेरे पास, ये लूप एक्चुअल में ऐसे है लेकिन मैंने इसको ऐसे रखा है, ये लूप मेरे सामने ऐसे पड़ा हुआ तो मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो लूप है उसमें मेरे थंब की डायरेक्शन में करंट आ गया, तो इस डायरेक्शन फिंगर्स की डायरेक्शन में क्या आगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डीएल ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ। तो यहाँ पे डीएल की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा ये डीबी। क्योंकि मैंने स्मॉल लेंथ ली है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो स्मॉल होगा। अरे जब टोटल लेंथ इस पूरा सर्कल लेंगे तो तब भी मेरे पास टोटल निकलेगा ना, तभी स्मॉल लेंथ का मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाला। सिमिलरली यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो आ रहा है इधर से इधर, वो भी इधर से इधर। अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो इस पॉइंट पे देखो ना, यहाँ से करंट इधर आ रहा है ऐसे, ऊपर करंट उस डायरेक्शन में था, नीचे करंट इस तरफ है, अब ऐसे हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा उस तरफ, यहाँ पे। समझ गए? ये समझना पड़ेगा भाई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पी पॉइंट पे इस तरफ होगा, और इस डीएल की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं है अभी। ये एंगल ले लो जी अल्फा, ये भी तो कुछ एंगल होगा, ये अल्फा है तो ये नीचे वाला भी अल्फा होगा। अंडरस्टूड है, हम एक ही साइड वर्क करेंगे, दूसरे साइड मिल जाएंगे भाई। ठीक है, ये पी पॉइंट है आपका। ठीक, यहां तक क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब डीबी है उस तरफ, हाँ इंक्लाइंड है, तो आपको पता है कि जब भी वेक्टर किसी हमें एक डायरेक्शन में दिया हो तो आप उसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस डीबी का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इसका भी एक कंपोनेंट जाएगा इस डायरेक्शन में, इसका भी आएगा इस डायरेक्शन में। ये मैंने क्या कर दिया, अरे भाई रिजॉल्विंग वेक्टर इनटू टू, रिजॉल्विंग रिजल्टेंट वेक्टर इनटू 2 कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये बीच में जो रेड वाली ये जो लाइन है ये कॉमन आ गई दोनों में, इसके 2 कंपोनेंट एक ये और एक ये, इसके भी 2 कंपोनेंट एक इस तरफ एक इस तरफ होगा। ठीक है, अब देखिए कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया मैंने। ये एंगल है अल्फा, देखिए ये एंगल टोटल है 90, तो ये भी तो 90 है। ये सिंपल मैथमेटिक्स, अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता तो बोलो जी हम फिजिक्स सीखेंगे तो बड़ा टफ है फिर। ये एंगल है 90, ये टोटल भी है 90, ये बीच में आ गया कॉमन, ये अल्फा है तो फिर ये भी अल्फा ही होगा। सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा मेरा, अल्फा। क्लियर यहां तक? सिंपल सी चीजें, कुछ ज्यादा इसमें वो नहीं है। बड़ा प्यारा मैथमेटिक्स होता है, लेकिन मैथमेटिक्स के बिना ये चीजें सीखना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब देखो, अब डीबी उस तरफ है, एंगल के साथ वाला हमेशा होता है कॉस कंपोनेंट, तो ये वाला होगा डीबी कॉस अल्फा। कितना होगा, डीबी कॉस अल्फा। तो इसमें और इसमें एंगल तो नहीं है, यहाँ 90 माइनस अल्फा है, तो ये बन जाएगा डीबी साइन अल्फा। अब इस पे आओ, इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ है तो ये होगा डीबी कॉस अल्फा, क्योंकि एंगल के साथ वाली लाइन में कॉस कंपोनेंट लगता है। जहां एंगल नहीं है, ये वाला अल्फा इस साइड नहीं है, तो वहां पे आ जाएगा डीबी साइन अल्फा। तो 2 डीबी साइन अल्फा
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गए, मतलब अलॉन्ग द एक्सिस, सेंटर वाली लाइन, सर्कल के सेंटर से जो एक्सिस जा रही है, और दो कंपोनेंट ये आमने सामने आ गए, ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे होगा वो होगा डीबी साइन थीटा कंपोनेंट या साइन अल्फा कंपोनेंट की वजह से। तो इन सब को ऐड करेंगे, हैं तो मेरे पास दो इसलिए क्योंकि मैंने टुकड़े ही दो लिए हैं, मेरे पास जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतने कंपोनेंट उस डायरेक्शन में ऐड होंगे, मतलब मुझे इंटीग्रेट करना है क्योंकि डिफरेंशिएशन में रिजल्ट मुझे मिल चुका है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पे कितना है। अब ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज आएगी तो तभी हम आगे चल पाएंगे ना। देखिए काफी लंबा लेक्चर हो गया। सबसे पहले जो मैंने इस फिगर में किया, थोड़ा थोड़ा पहले हम इस साइड की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि जेके बोर्ड में थोड़ा लिखना पड़ता है, सीबीएसई में नहीं लिखना पड़ता, तो इसलिए मैं थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ ताकि दोनों चीजें कवर हो जाए। देखिए जी, ओमेगा, मान लो कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई। कितना करंट है सर्कुलर लूप में? आई करंट है, ठीक है। लेट कर लो पी वो वाला पॉइंट है जहां पे जिस पॉइंट में मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड। लेट पी बी द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। पी पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, और इसमें क्या, यहां पे देखो, ये यहां से लेकर, या इस सेंटर को मैं ओ नाम दे देता हूं, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस आ गया एक्स। ओपी मेरे पास कितना आ गया जी, एक्स के इक्वल आ गया। पॉइंट पी का डिस्टेंस सर्कुलर लूप से कितना आ गया, एक्स आ गया। अब देखिए, अब हम कंसीडर करेंगे एलिमेंट्री यहाँ पे लेंथ या स्मॉल लेंथ एक्स वाई, जिसको डीएल बोलते हैं। लेट डीएल जो मैंने एक्स वाई से रिप्रेजेंट की है, ये आगे मेरी एलिमेंट्री लेंथ। एलिमेंट्री लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप, इतना कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास, आर। देयरफॉर आर मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट, आर मैंने फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया, किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, जो मर्जी करो। तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो छोटी मोटी चीजें हो गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब मेरा काम होगा इस पोर्शन पे, अकॉर्डिंग टू बाइट-सेवरेट लॉ। क्या, देखिए अब क्या करेंगे हम, इस पॉइंट पे यहां पे बाइट-सेवरेट लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। बाइट-सेवरेट लॉ का यूज करके देखो, अकॉर्डिंग टू बाइट-सेवरेट लॉ, तो बाइट-सेवरेट लॉ के अकॉर्डिंग जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैं सिर्फ एक एलिमेंट, मतलब इस एलिमेंट के जरिए यहाँ पे बात करता हूँ, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये वाला, ये मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये मैं बता चुका हूँ कि इसका डायरेक्शन इस तरफ क्यों होगा, ठीक है। तो इस डीएल की वजह से, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा डीबी, कितना प्रोड्यूस होगा, डीबी, और उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, डीबी। इससे अभी बाइट-सेवरेट लॉ में हमने इसका डेरिवेशन भी किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है बाइट-सेवरेट लॉ। क्लियर, यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बाइट-सेवरेट लॉ लगा दिया। बाइट-सेवरेट लॉ से इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता चल गया, ये डीबी है कितना, इस डीबी का मुझे वैल्यू पता चल चुका है, वो ये है, ठीक। अब देखिए,
अभी मैंने एक चीज बोली कि डीएल में और इस आर में, डीएल अगर सर्कुलर कायल के ऊपर आप कोई भी ऐसे लाइन ले लो, हमेशा वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होगा, एंगल जैसे मर्जी रोटेट कर लो, ये देखो ऐसे रोटेट करोगे इसको, जितना मर्जी रोटेट कर लो, एंगल हमेशा इस साइड के साथ उसका कितना रहेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो भैया ये एंगल हो जाएगा 90। तो साइन 90 इज 1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्केयर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 हमारा कितना होता है जी, 1 होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्केयर। ये मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट बी पे, ठीक है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया पॉइंट बी पे। और अब ये जो डीबी है इस पॉइंट पे, इसको हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट आएगा इसका डीबी साइन अल्फा, और एक आएगा डीबी कॉस अल्फा, जिसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। लिखो रिजॉल्विंग डीबी इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब मैं डीबी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट कंपोनेंट इज, पहला मेरा कंपोनेंट आ जाएगा जी डीबी साइन अल्फा। ये आएगा अलोंग, किस डायरेक्शन में है साइन अल्फा, अलोंग, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस बोल दिया मैंने, ठीक है जी। और ये वाली जो एक्सिस है इसको मैं वाई बोल देता हूँ। तो एक कंपोनेंट आ जाएगा डीबी का, वो होगा डीबी कॉस अल्फा, जो होगा अलोंग, मैंने फिगर में वाई एक्सिस मेंशन कर दी, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है तो एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होगी, तो इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया। क्लियर, एक कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा, एक इधर एक्ट करेगा, मतलब इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाकर ये डीबी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आप दो वेक्टर को जोड़कर एक बना सकते हो, तो एक को तोड़कर दो भी तो कर सकते हो। मैंने एक को तोड़कर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बस यही काम किया। अभी तक कुछ नहीं है यहाँ पे, रॉकेट साइंस नहीं लगाई भैया अभी कुछ। अब देखिए सिमिलरली कॉइल मेरा तो सिमेट्रिक है ना, तो इसी तरीके से सिमिलरली एक्स वाई का ऑपोजिट एलिमेंट आएगा एक्स डैश वाई डैश। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उधर बनेगा, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, तो फिर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होता है हमारे पास, 0। अब यही बात यहाँ पे लिखेंगे, देखो सिंस coil is symmetric, therefore x y have equal and opposite component x dash y dash। तो फिर एक्स वाई का एक इक्वल एंड ऑपोजिट कंपोनेंट आएगा एक्स डैश वाई डैश, ठीक है जी। हाँ चलो जी, एक्स डैश वाई डैश, तो एक्स वाई की लेंथ भी डीएल है, इसकी भी लेंथ डीएल है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना ये उसका एक रेक्टेंगल कंपोनेंट आया इधर। सिमिलरली इस कंपोनेंट की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो होगा उस तरफ, उसका एक कंपोनेंट होगा इस तरफ। देयरफॉर तो क्या होगा, डीबी cos alpha components are equal and opposite। अब dB cos alpha जो कंपोनेंट्स हैं ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये इसके सामने ये आ रहा है, एक इसकी वजह से कंपोनेंट बनेगा, ये इसकी वजह से जो कंपोनेंट बनेगा वो, तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, हेंस cancel each other, cancel each other, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे होगा वो सिर्फ साइन कंपोनेंट से होगा, डीबी साइन कंपोनेंट की हेल्प से ही यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इस तरफ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। देयरफॉर टोटल या फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P
is due to dB sin अल्फा कंपोनेंट्स। तो जो हमारे पास dB sin अल्फा कंपोनेंट्स हैं उसकी वजह से यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो होगा भी किस तरफ? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। क्लियर यहाँ तक? अब मैं यहाँ से थोड़ा मिटाता हूँ इसका इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग से दिया था। सिंपल, अब समझना आ गया अब क्या बातें होने वाली हैं। देखिए देखिए नेक्स्ट, इसके बाद डेट इज, इसी बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी पे होगा वो होगा किसकी वजह से? सिर्फ साइन कंपोनेंट यूज है। तो आपको जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो होगा टोटल, टोटल मतलब इंटीग्रेशन, टोटल मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रल किसका करेंगे हम? dB साइन अल्फा कंपोनेंट का, dB साइन अल्फा इस कंपोनेंट की वजह से होगा, ठीक है। या फिर आप सम ऑफ ऑल dB साइन अल्फा, ये सारा कुछ ऐसे भी लिख सकते थे। तो मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा? dB साइन अल्फा कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ये बचेगा। अब सिर्फ दो नहीं है यहाँ पे, इसके जितने भी टुकड़े करोगे छोटे 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 100 200 400 उन सब के कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में आएंगे, तो तभी टोटल कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है? जो भी मेरे पास dB साइन अल्फा आया उसका मुझे यहाँ पर इंटीग्रल करना है, ठीक है जी। सिंपल, कुछ नहीं करना यहाँ पे। अब क्या है नेक्स्ट? dB की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल। dB का वैल्यू क्या निकाला? ये निकाला, ये उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर साइन अल्फा, ठीक है जी। क्लियर यहाँ तक? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है भैया, इसका वैल्यू फिक्स है, तो कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर लिखा जा सकता है। देखो भाई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आती तो बहुत प्रॉब्लम है फिजिक्स के अंदर, ये बेसिक्स हैं, ये आपको सीखने ही सीखने हैं। करंट तो नहीं चेंज कर रहा मैं यहाँ पे, करंट भी कांस्टेंट, ठीक है। फिर बच गया आर स्क्वायर। अरे भाई ये जो आर है ये मैं चेंज थोड़ा करूंगा, आर चेंज होगा अगर मैं पॉइंट को आगे पीछे शिफ्ट करूं, पॉइंट को तो मैं शिफ्ट कर ही नहीं रहा, इसका मतलब आर भी फिक्स है। तो फिर बचा मेरे पास यहाँ पे साइन अल्फा, तो साइन अल्फा भी तो फिक्स है। अगर ये आर नहीं बदल रहा, रेडियस नहीं बदल रहा, ये डिस्टेंस नहीं बदल रहा, तो ये एंगल कैसे बदल जाएगा? तो ये भी कांस्टेंट हो गया मेरे पास। सिर्फ बचा मेरे पास ये डीएल, डीएल क्या बचा? अब डीएल जो है ये है डीएल, क्योंकि बहुत सारे छोटे 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 डीएल मिलकर ही तो पूरी लेंथ बनाएंगे ना। तो डीएल का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारी क्वांटिटी यहाँ पे कांस्टेंट कहलाएगी। ये जो बेसिक मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ ये साथ सीखना है, जल्दी करने में और समझ के करने में फर्क है भैया। चलो जी, आई कांस्टेंट बाय निकाल दिया, साइन अल्फा कांस्टेंट, इसके साथ इंटीग्रेशन नहीं लग सकता, आर स्क्वायर कांस्टेंट है नहीं लग सकता, सिर्फ लेंथ का इंटीग्रल होगा, ठीक है। बी कितना हो गया मेरे पास यहाँ से, बी का वैल्यू। अब डीएल है लेंथ, अरे इस लेंथ का इंटीग्रल करोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा। स्मॉल लेंथ का इंटीग्रल क्या होगा? टोटल लेंथ। और कॉइल मेरे पास कैसी है? सर्कुलर, तो सर्कल की टोटल लेंथ क्या होती है? सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ आएगी वही तो इसका इंटीग्रल आएगा ना। तो डीएल का इंटीग्रल हो जाएगा इसका सर्कमफ्रेंस, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और आर की जगह यहाँ चल रहा है ए, रेडियस, ठीक है। तो मेरे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू, इस डीएल की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई ए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम? इसमें साइन अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल है तो मेरे पास सामने ट्राइंगल दिख रही है, तो इस ट्राइंगल से साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इजी है, बस थोड़ा मैथमेटिक्स स्ट्रांग चाहिए, ठीक है जी। बच्चे बोलते हैं सर डिफरेंशिएशन नहीं आती, इंटीग्रेशन नहीं आती, हाँ वेक्टर्स नहीं आते, वेक्टर टाइप्स नहीं आती, नीट करना है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है भैया, सीधी सी बात है। कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, ये बेसिक रूट्स होती हैं,
इन चीज़ का आना चाहिए, ठीक है, यूज़ हो ना हो भाई, सिलेबस में तो आनी तो चाहिए चीज़। बी का वैल्यू आ गया। अब मैं यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, देखो कितना कर दूंगा, यहाँ लिखता हूँ बी मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में क्या है आई साइन थीटा, साइन अल्फा है अपॉन आर स्केयर, आई अपॉन आर स्केयर। यहाँ साइन अल्फा की जगह मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, समझना, साइन अल्फा नहीं लिखा, वहाँ इसकी वैल्यू डालूंगा, 2 पाई ए लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 2 पाई ए। अब साइन अल्फा का वैल्यू निकाल लो, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अल्फा ये है तो परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेन्यूज ये हुआ, ए अपॉन आर आ जाएगा, साइन अल्फा की जगह ए अपॉन आर आ जाएगा, यहाँ पे ए अपॉन आर आ जाएगा। तो बी का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब इंटू ए स्केयर इंटू 2 पाई भी है, तो 2 पाई आप यहाँ लिख देते हैं, ये भी तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये जो आर है भैया, आर का वैल्यू कितना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और इस आर की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बी का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई को मैं एडवांस लिख लेता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से 2 पाई को कट कर सकता हूँ, मैं नहीं कट कर रहा, मैं इस क्वांटिटी को इसके साथ कैंसिल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा ना तो इसका वैल्यू मुझे पता 10 की पावर -7, तो भाई इसको यहाँ से कट करने का कोई बेनिफिट है ही नहीं, तो इसलिए मैं इसको सेपरेट रख रहा हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन को आसान बना देता है। तो 2 पाई मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ गया आई ए स्केयर अपॉन आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, लेकिन आर के ऊपर क्यूब है तो इसका भी तो क्यूब होगा, इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, कुछ नहीं, क्वेश्चन हो चुका है, सिंपल अलजेब्रा, हम अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं, अब जैसे अलजेब्रा सिंपली किया जाता है। तो रूट को लिख सकते हो पावर में 1/2 मतलब, तो 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर होल पावर 3/2, दिस इज नेट या फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब ये लूप एक है भैया, मैंने एक सर्कल लिया, अगर मेरे पास और n लूप्स होते तो क्या होता, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल लिख दो, इफ देयर आर n लूप्स, मेरे पास n लूप्स अगर होते तो फिर क्या होता, n लूप्स कहने का मतलब इस तरीके के लूप होते हैं मेरे पास, ऐसे ढेर सारे, तो फिर इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलता, अब वो वैल्यू बता दूं, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बस इसको कुछ नहीं करो, n से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई आई ए स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर होल पावर 3/2, कुछ नहीं गया, सिंपल रिजल्ट n लूप्स के केस में। अब एक केस और बनता है यहाँ, अगर इस पॉइंट को मैं धीरे धीरे लेके सेंटर में ले आऊं तो भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये पॉइंट अगर सेंटर में आ गया तो x हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, अब यही बात यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। देखो एट द सेंटर ऑफ कॉइल, एट द सेंटर ऑफ कॉइल या फिर लूप जो भी लिख दो, तो सेंटर में क्या होगा, x 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ से ट्रेवल करके तो यहाँ चला जाएगा, तो x का डिस्टेंस 0 हो गया, तो यहाँ पे x कितना हो गया 0, तो मतलब है ही नहीं, तो b कितना आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्केयर अपॉन x तो हो गया खत्म, ए स्केयर की पावर 3/2, क्या बचा ए स्केयर पावर में बचेगा 3/2, तो भैया ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो फिर क्या रिजल्ट आया मेरे पास, बी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्केयर अपॉन ए का क्यूब। अब यहाँ देखो ए क्यूब है, ऊपर ए स्केयर है, तो यहाँ से वापस यहाँ से ए स्केयर कट जाएगा, नीचे सिर्फ एक ए बच जाएगा, ठीक है, नीचे एक ए बच जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल जो होगा वो कितना होगा 2 पाई आई अपॉन ए के इक्वल। ये लो जी, ये जो मैंने डब्बे में फार्मूले रखे इन्हीं का तो काम है। ये आ गया सेंटर ऑफ कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया मेरे पास इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर कॉइल में हुई n टर्न्स तो फिर होगा मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज इतना ही, तो हम
अच्छा, इसकी जो ये जो पीडीएफ या फिर इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यही मेरा यूट्यूब चैनल है और यही मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो इस चैनल पर जाकर आप इस चैप्टर के नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।